हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHDE 144 जो आपका सब्जेक्ट है, छायावाद इसका नाम है, ठीक है। तो इसी के हम जो इकाई 2 है उसको देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं कुछ, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आपको इजी वे में मैं आपको समझा सकूं कि इसके अंदर क्या है, जयशंकर प्रसाद के बारे में बता सकूं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की जो यूनिट 1 है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ चैनल पे, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इकाई 2 देखेंगे। तो इकाई 2 जो है उसका नाम है हमारा जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इनका परिचय जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है। प्रसाद जी जो हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं, ठीक है। नाटकों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों का चरित्र काल्पनिक ना होकर ऐतिहासिक है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहली बात कि छायावाद युग के कवि हैं, ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उन 4 स्तंभों में पहला नाम जो आता है वो जयशंकर प्रसाद का आता है, ठीक है। पहली बात, ये कवि हैं। दूसरा, इन्हें नाटककार के रूप में भी माना जाता है, नाटककार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अधिकतर कविताएं भी लिखी हैं। और इनका नाम नाटककार के क्षेत्र में इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने नाटक भी अधिक लिखे हैं। और नाटक जो लिखे हैं इन्होंने, वो उनके जो चरित्र होते हैं वो काल्पनिक चरित्र नहीं होते हैं। इनके जो नाटक हैं वो इतिहास के ऊपर आधारित होते हैं। कोई भी एक इतिहास का जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है, उसे उन्होंने लिया है और उसे एक नाटक के अंदर बखूबी तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो कभी आप अगर इनके नाटक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो नाटक जो है वो उनके चरित्र या जो वो नाटक है वो काल्पनिक नहीं है, वो ऐतिहासिक है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो अगर हम इनके युग की बात करें तो प्रसाद जी का जो युग है वो छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। कि इनकी पहचान ही यही है कि छायावादी युग जो था उसके कवि रहे हैं, ठीक है। प्रमुख कवि जो 4 स्तंभ मैंने बताए, तो उनमें पहला जो स्तंभ है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके भाषा शैली की, ठीक है। तो जिस प्रकार प्रसाद जी के साहित्य में विविधता है, उसी प्रकार उनकी भाषा में भी कई स्वरूप धारण किए हैं, ठीक है। इनकी भाषा का स्वरूप विषयों के अनुसार गठित होता है। प्रसाद जी ने अपनी भाषा श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया है। देखो, जैसे कि हम बात करें प्रसाद जी के साहित्य की, ठीक है, तो उनके साहित्य में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि वो कवि हैं, ठीक है, छायावाद के, लेकिन वो नाटककार के रूप में भी माने जाते हैं, ठीक है। जो नाटककार होते हैं उनमें भी उनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने नाटक की रचना कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें नाटककार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा में भी हमें कई तरह के स्वरूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो भाषा का स्वरूप होता है ना, वो विषयों के अनुसार ही बदलता है, ठीक है, ठीक है। अगर इनके भाषा की बात करें तो हमें उनके अंदर संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। इसके आगे आप देखेंगे, इनकी रचनाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। जैसे कि काव्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं। आंसू है, कामायनी है, चित्राधार है, लहर है, झर्रा आदि अन्य काव्य हैं जो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। कहानी के अंदर हम देखेंगे आंधी, इंद्रजाल, छाया आदि, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य कहानियाँ हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे उपन्यास, तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, तितली, कंकाल आदि, ठीक है। इसके बाद आप अगला जो है वो है नाटक। तो नाटक अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, सज्जन आदि, ठीक है।
तो देखो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है, कहानी भी लिखी है, काव्य भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं। लेकिन उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इन्हें ऐसी कोई उपाधि नहीं दी गई है, केवल काव्य के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में मिली है, ठीक है। तभी इन्हें एक तो कवि माना जाता है, कवि के रूप में जाने जाते हैं ये, और दूसरा नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अब आप नाटक के नाम देखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने ये नाटक की रचना की है, उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है। तो इसी तरह जो इनके नाटक होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, ना कि काल्पनिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके विशेषताओं की, मतलब कि इनके जो काव्य हैं उनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली जो विशेषता इनके काव्य के अंदर आती है वो आती है व्यक्तिवाद की प्रधानता, कि इनके जो काव्य होते हैं उनके अंदर हमें व्यक्तिवाद देखने को मिलता है। जैसा कि देखेंगे, प्रसाद जी के काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है, साथ में अनुभूति की विद्यमान है। छायावादी कविता व्यक्तिवाद की कविता है। प्रसाद जी ने आंसू कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर की है, ठीक है। यह व्यक्तिवाद के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो नीचे कुछ पंक्तियां हैं कविता की, आंसू कविता की, जो इनकी लिखी हुई कविता है उसकी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि उनके जो व्यक्तिगत सुख दुख है उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इस कविता के अंदर की है, ठीक है। तो ये पंक्ति है, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, ठीक है। ये पंक्ति है इनकी आंसू कविता से। अब दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है नारी के प्रति सम्मान का भाव, ठीक है। इनकी कविताओं के अंदर हमें नारी जो होती है उसके प्रति एक सम्मान का भाव देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब नारी को जब वो देखते हैं वो तो एक सम्मान भाव से देखते हैं, ठीक है, और वही रूप हमें इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। प्रसाद जी के काव्य में नारी के प्रति उच्च भावना की अभिव्यक्ति हुई है। नारी सौंदर्य के प्रति उनका विशेष आकर्षण है, नारी के प्रति उन्होंने उदार भावना व्यक्त की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे इन्हीं के द्वारा लिखित कुछ पंक्तियाँ हैं नारी के लेकर, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। तो मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, विशेषताएं, और उनके बारे में बताया है, और साथ ही में कोटेशन लिखी है। तो जब आप अपने एग्ज़ाम में प्रसाद जी के काव्य की विशेषताएं पूछता है अगर आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप इन कोटेशंस को ज़रूर लिखना। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है और खड़ी बोली में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी कवि के बारे में, रचनाकार के बारे में, स्पेशली कवि जो होते हैं उनके बारे में अगर उनके काव्य से जुड़ी हुई विशेषताएं, उनके काव्य की प्रवृत्तियां पूछता है, और आप जब उन्हें लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो जो जो विशेषता आप लिख रहे हैं उससे संबंधित आप एक कुछ पंक्तियां ज़रूर लिखें उस कवि के द्वारा लिखी हुई। जैसे मैंने इसके अंदर लिखी है, मैंने व्यक्तिवाद की प्रधानता जो पहली विशेषता थी वो लिखने के बाद नीचे 4 लाइनें लिखी हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई। सेम इसी तरह जैसे नारी के प्रति जो सम्मान भाव है ये इनकी दूसरी विशेषता है, तो यहाँ पर मैंने उन्हीं के द्वारा लिखी हुई इस कोटेशन को लिखा है। तो इसी तरह ना आप अपने एग्ज़ाम में भी जब आंसर लिखें तो कोटेशंस को ज़रूर लिखना, ठीक है। इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जब टीचर आपका आंसर पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई की है, ठीक है, उसको कोटेशंस तक याद हैं कि हाँ कहाँ पर कौन सी कोटेशन लिखनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप आगे देखेंगे, ये है तीसरी विशेषता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, ठीक है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है इनके काव्य के अंदर में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखेंगे प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम एवं सौंदर्य के उपासक हैं। प्रसाद जी द्वारा व्यक्त सौंदर्य में बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का अद्भुत सामंजस्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कामायनी का एक उदाहरण दिया है, वो आप देख सकते हैं। घिरे रहे थे घुंघरारे बाल, अंश अवलंबित मुख के पास,
नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। ठीक है, ये कामायनी से लिया गया है, आप इसे भी याद कर लेना। तो इसके अलावा प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में रखने के योग्य है। इसको कुछ विद्वानों ने तो वर्तमान युग का रामचरितमानस माना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो कामायनी जो काव्य है, महाकाव्य है, तो इसको ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इसके ही द्वारा जयशंकर प्रसाद को भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ठीक है, तो सारे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में इसको रखने योग्य माना जाता है विश्व के अंदर। और कुछ जो विद्वान हैं वो इसे वर्तमान युग का रामचरितमानस भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही मैंने आपको इसके अंदर बताया जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इस यूनिट को लेकर, कि हाँ जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट हैं तो वो ये थे, मैंने आपको बता दिए। और कुछ मैं बताना चाहूँगी कि इनकी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये खड़ी बोली में कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये खड़ी बोली के कवि हैं। ठीक है, तो ये तो था जयशंकर प्रसाद के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। अपने एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी है बताना ज़रूर। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।